आज आपका सेमेस्टर 2 आपका डिग्री चालू है और आप अभी 13 में हो और आपका 6 महीने का एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुका है और आपका अभी जो एग्ज़ाम होगा वो फाइनेंस का सेमेस्टर 2 होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये ओल्ड सिलेबस और NEP वाले को कॉमन है, यानी आपके दोस्त भी पढ़ेंगे और आप लोग ये चीज़ पढ़ोगे, दोनों को कॉमन चीज़ है। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? ब्रांच अकाउंट। अब इन FY BCom आपको धीरे धीरे चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली होकर सोचना पड़ेगा, बिकॉज बाहर की लाइफ में ये सब एप्लीकेबल है, सब चल रहा है। ब्रांचेस आपने सुना होगा, व्हाट इज ब्रांच? कि सर एक दुकान खुली, उसके बाद उसके बहुत सारे दुकान खुले, तो जो पहली दुकान थी ना वो ब्रांच नहीं होती, वो होती है हेड ऑफिस। क्या होती है? मेन सेंटर ऑफ द शॉप। अब उसके बाद वो अलग अलग लोकेशन पे सेम नाम से खुल रही है, तो वो दुकान क्या कहलाएगी? वो हेड ऑफिस नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? तो हम हेड ऑफिस की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं? अब ब्रांच की अकाउंटिंग का मतलब क्या है? सर अकाउंट्स का मतलब ये होता है हिसाब किताब। क्या होता है? हम लोग हिसाब किताब करने वाले। किसका हिसाब किताब करने वाले हैं? ब्रांच का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ब्रांच अकाउंट के अंदर ब्रांचेस दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच। नंबर 1 डिपेंडेंट ब्रांच, नंबर 2 डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है? अभी एज योर चाइल्ड कि आप अभी डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो? अबे तुम लोग डिपेंड सोच क्या रहे हैं? डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे, तो पेरेंट्स आपकी हेड ऑफिस है, आप उन लोग की ब्रांच हो। समझ में आया कि नहीं? तो डिपेंडेंट ब्रांच अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, यानी किस पे डिपेंड है? HO पे, हेड ऑफिस पे डिपेंड रहता है। जो पहली दुकान आपने खोला था ना, वो दुकान मेन सेंटर है, उसके बाद आपने 10 ब्रांच खोले, तो ये 10 के 10 ब्रांच हर चीज के लिए इसको परेशान करते हैं। कुछ चाहिए तो HO को बोलो, कुछ लेना है तो HO को बोलो, किसी कस्टमर से डील किया तो HO को बताओ, पैसा HO से लो, हर चीज किससे मांग रहे? जैसे आप अपने पेरेंट्स से मांगते हो। तो इसे क्या कहेंगे? डिपेंडेंट ब्रांच। ये किस पे डिपेंड होता है? हेड ऑफिस के ऊपर, इस पे डिपेंड होता है। ये क्या है? तुम लोग बड़े हो गए, कमाने लगे, अपने खर्चे उठाने लगे, हर चीज के लिए खुद पे इंडिपेंडेंट हो, घर से लेते नहीं हो, यानी आप किसी भी चीज के लिए पेरेंट्स को नहीं बोल रहे हो, हर चीज खुद से पूरी कर रहे हो, कस्टमर से खुद डील कर रहे हो, फायदा नुकसान खुद झेल रहे हो, असेस लायबिलिटी खुद मेंटेन कर रहे हो, मतलब आप कौन हो? तो आपके सिलेबस में क्या है? आप लोग यानी डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम जो अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, इट्स फॉर डिपेंडेंट ब्रांच ओनली। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर 2 टाइप से आपको सम सीखने पड़ेंगे। एक होता है डेटर मेथड, एक होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। देखो मैंने बीच में क्या लिखा हूं, अगर मैं आपको दोनों भी सिखा दूं, पेपर में आपको कोई एक ही करना है और दोनों भी ऑप्शन में आएगा। कैसे आएगा? ऑप्शन, डेटर मेथड भी और स्टॉक। तो मैं हमारा पहला फोकस क्या रहेगा? डेटर मेथड। डेटर मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है ब्रांच अकाउंट का, जो एक सिंगल फॉर्मेट में हो जाता है और 20 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल जाते हैं? 20 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो डेटर मेथड हम लोग क्या करने वाले हैं? डिपेंडेंट ब्रांच का आज सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो हमें सिर्फ क्या बनाना है? ये ब्रांच अकाउंट आपके सामने। ब्रांच अकाउंट 2 पार्ट में सॉल्व करना होता है, कभी कभी एट कॉस्ट पे सॉल्व करेंगे, कभी कभी एट IB पे। तो मैं आपको अभी क्या सिखाऊंगा स्टार्टिंग में, यानी आज जो कुछ भी सीखने वाले हो किस पे सीखने वाले? बाद में किस पे सीखेंगे? IB क्या होता है बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ ध्यान रखो हम कॉस्ट पे काम करें। किस पे काम करेंगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, जिस बच्चे ने इसको जहन में बिठा लिया उसका ब्रांच अकाउंट कभी गलत ही नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? नॉर्मली अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कुछ चीजों को डेबिट में लिखते हैं और कुछ चीजों को क्रेडिट। मैंने आपका वो झमेला खत्म कर दिया, मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया है ये चीजें डेबिट में आएगी, तो क्वेश्चन में है तो यहाँ अमाउंट डालते जाना, बस फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है? और कुछ चीजें कहाँ पर है? क्रेडिट में। तो अगर आपके जहन में ये बन गया तो आपको फॉर्मेट के लिए कोई टेंशन, यानी अंदर क्या आने वाला है आपको पहले से पता है। उसके बाद सेकंड चीज ध्यान में रखना, ओनली ट्रांजैक्शंस बिटवीन ब्रांच एंड रिकॉर्डेड। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे,
हम यहाँ पे सिर्फ किसका अकाउंट बना रहे बताए, ब्रांच। क्यों बना रहे, बिकॉज ये क्या है, किस पे डिपेंड है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ साल भर चल रहा है, बच्चे लोग अपा से कुछ ना कुछ मांगते रहते, लेते रहते, देते रहते, तो सिर्फ इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा ना वही ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अगर ब्रांच ने किसी तीसरे इंसान के साथ यानी एचओ के अलावा किसी और के साथ डील किया तो उसको रिकॉर्ड ध्यान में रखने का, ओनली ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ रिकॉर्डेड। अब ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने आपको लिखा के दे दिया क्या क्या हमको लिखना है, समझ में आ गया। कुछ नया आएगा तो मैं फटाक से बता दूंगा, इग्नोर करना है, क्या करना है उसको, ठीक है। दो चीज समझी, फॉर्मेट याद रखना है, उसके बाद क्या ध्यान में रखना है, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, ओनली बिटवीन एचओ एंड ब्रांच। थर्ड चीज वेरी इंपॉर्टेंट, रेमिटेंस बाय ब्रांच। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंस का मतलब होता है बचा हुआ पैसा। क्या होता है, मैंने बोला अभी एचओ मतलब तुम्हारे डैडी, तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे पेरेंट्स, ये तुम लोग बच्चे लोग, डैडी ना बच्चों को साल भर में 10 रुपया 20 रुपया देते रहते। अब उसने जो भी पेमेंट लिया है डैडी से, डैडी बोलते चल तूने जो खर्चा किया ना उसको छोड़, बचा हुआ पैसा वापस कर। पिकनिक के टाइम पे तुम लोग ने 2000 रुपये पेरेंट्स से लिया, मेरे को 2000 नहीं दी, लेकिन 2000 रुपये पेरेंट्स से लिया, डैडी बोले जो भी लगेगा करना, बाद में बचा हुआ पैसा वापस ला के देना। तो ये कौन है, ये अपने हर काम के लिए पैसा किससे लेता है, अभी साल भर काम करेगा, काम करने के बाद साल के एंड में एचओ का क्या जिम्मेदारी है कि भाई तू बचाओ पैसा वापस कर, उसी को क्या कहते हैं, रेमिटेंस। क्या कहते हैं, तो रेमिटेंस बाय ब्रांच, रेमिटेंस बाय ब्रांच क्या है, मेरा हर सम्स ये स्टेप्स पे आगे खत्म होगा। क्यों सर, बिकॉज सब काम के बाद में बचा हुआ पैसा वापस ले रहा हूँ ना, काम खत्म हो गया, तो ये वाला स्टेप मेरा आखिरी होगा। सम्स के अंदर रेमिटेंस नहीं है तो भी लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, ओपनिंग असेट। हम लोग क्या करने वाले, ब्रांच के कुछ ओपनिंग असेट्स को लिखने वाले हैं ओपनिंग में। अब रूल क्या कहता है, जितने भी ओपनिंग असेट यहाँ लिखे हो ना, इट मस्ट बी अवेलेबल इन क्लोजिंग असेट। देखो असेट्स का ओपनिंग डेबिट से होता है, क्लोजिंग क्रेडिट से होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 असेट के नाम ओपनिंग में क्वेश्चन में दिए हैं, कैश, डेटर, फर्नीचर, कैश, डेटर, फर्नीचर, तो मैंने ओपनिंग में लिख दिया। अब उसी क्वेश्चन में क्लोजिंग में ना कैश और डेटर दिया है, फर्नीचर नहीं दिया। अब आप बोलेंगे सर नहीं दिया तो क्या करूं, नहीं दिया तो नहीं दिया है, बट यहाँ पे हमने रूल पढ़ लिया है, ओपनिंग असेट्स मस्ट बी अवेलेबल इन क्लोजिंग, मतलब वो फर्नीचर ओपनिंग में है ना तो क्लोजिंग में भी होना चाहिए, नहीं है तो ढूंढने का। और उसका तरीका आसान है, कंसेप्ट समझो पहले, क्या समझो, इन 4 बातों पे अगर आपने ध्यान दे दिया आपका ब्रांच अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा। पहली चीज फॉर्मेट याद कर लो, सेकंड चीज जो भी ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच के बीच में होंगे वही तो रिकॉर्ड करना है। तीसरी चीज सर रेमिटेंस तो होना जरूरी है, बचा हुआ पैसा अपने को हमेशा लेना है उससे। और चौथी चीज जितने असेट्स ओपनिंग में होंगे उतने असेट क्लोजिंग में होना चाहिए। तो वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सम्स होने के बाद चेक कर लेंगे भाई ऊपर 4 असेट है, नीचे 4 असेट आए क्या नहीं आए, नहीं आए तो ढूंढने का। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, रेमिटेंस बाय ब्रांच कंपलसरी, बचा हुआ पैसा होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने वहां पे नोट लिखा है, इफ रेमिटेंस इज नॉट गिवन, यानी बचा हुआ पैसा गिवन नहीं है, तो बचा हुआ पैसा किसको लेने का, कैशेस एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन ने सीधा लिख के दिया कि भाई रेमिटेंस ब्रांच दे रहा है तो इन दोनों को क्या करने का, फिर इग्नोर। तो देखो मैंने फॉर्मेट में रेमिटेंस जब लिया हो ना तो मैंने यहाँ पे रेमिटेंस लिखा हूँ, लेकिन उसके नीचे मैंने अंडरलाइन करके दोनों का नाम लिखा हूँ। अगर ये नहीं रहेगा ना तो मैं इन दोनों को लूंगा, सिंपल, मतलब सोचना ही नहीं है बात की, सब अंदर डाल दिया। समझ में आई बात, पक्की चीज है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि आज हम लोग कौन सा सम्स कर रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच का डेटर मेथड। डेटर मेथड में भी हम किस पे सम्स कर रहे हैं, सब लोग कॉस्ट पे करने वाले, ठीक है। ब्रांच अकाउंट कॉस्ट पे हो या आईपी पे हो, फॉर्मेट यही बनेगा। समझ में आ गया। 4 बातों पे ध्यान रखना है, पहली चीज फॉर्मेट, दूसरी चीज कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, जो ब्रांच एंड एचओ के बीच में होंगे, तीसरी चीज रेमिटेंस, बचा हुआ पैसा कंपलसरी, और चौथी चीज जितने भी एसेट ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में होना मांगता है। सबके पास कैलकुलेटर है, दिखाओ। अबे रेडी हो गए बेटा,
को याद करेंगे नेक्स्ट 3 मिनट्स में। ये फॉर्मेट हम लोग अभी याद कर लेंगे। सर फॉर्मेट क्या है ब्रांच अकाउंट का? ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट एक डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड। देखो सबसे पहले याद रखना कि डेबिट साइड में ओपनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस यानी ओपनिंग को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं। सर किसकी ओपनिंग? एसेट्स की ओपनिंग। एसेट्स की ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग क्रेडिट। ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग क्रेडिट। ये एसेट हो गया। अगर ब्रांच के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो ओपनिंग लायबिलिटी कहाँ जाएगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में। तो सर ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट है तो क्लोजिंग लायबिलिटी कहाँ जाएगी? डेबिट। बात समझ में आ गई? Yes. 4 चीज समझा। ओपनिंग असेट, क्लोजिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। इसके बाद ब्रांच और एचओ के बीच में सर कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? बच्चे और बाप के बीच में ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? सर क्या हो रहा है कि कभी ये जो बच्चा है ना, बच्चा ये अपने डैडी से पैसा लेता है। क्या लेता है? पैसा लेता है। तो अगर पैसा ले रहा है तो डेबिट में क्या लिखने का? अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच। टू का मतलब अब्बा ने बच्चे को दिया, और जब बच्चा वापस करेगा तो क्या लिखेंगे? बाय रेमिटेंस। इधर क्या आएगा? टू रेमिटेंस। इधर क्या आएगा? बाय रेमिटेंस। इधर क्या आएगा? टू रेमिटेंस। इधर क्या आएगा? यानी पहले खर्चा करने के लिए पैसा लो। सर अब्बा मेरे को पिकनिक जाना है, ट्यूशन की फीस चाहिए, यूनिफॉर्म की फीस चाहिए, इसकी फीस चाहिए, रिचार्ज का पैसा चाहिए, सब इधर है। लास्ट में तुम जो पैसा बचाओगे वो किधर जाएगा? इधर जाएगा। समझ में आ गया? तो एडिंग क्या है? टू अमाउंट रिसीव टू ब्रांच। रिसीव नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एक्चुअल में रिसीव हो रहा है ना। अच्छा रिसीव नहीं, रेमिटेड बराबर लिखा हुआ है। अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। एचओ अपने ब्रांच को खर्चा करने के लिए पैसा दे रहा है और लास्ट में पैसा वापस ले रहा है। समझ में आ गया? ठीक है सर। और क्या करेगा? अब ब्रांच को काम है, ब्रांच गुड्स एंड गुड्स बेचता है लोगों को। सर गुड्स कब बेचेगा? जब एचओ उसको गुड्स देगा। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है गुड्स सेंड। जब एचओ ब्रांच को गुड्स देगा, गुड्स देगा, वो कहाँ लिखने का? डेबिट में। उसकी हेडिंग क्या है? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर ये जो गुड्स सेंड किया है अगर लास्ट में बच गया तो रिटर्न, और रिटर्न मतलब बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। समझ में आ गया? अब्बा जो भी ले रहे डेबिट में और जब वापस दोगे तो क्रेडिट में। सर क्या क्या हमारे पास आएगा? गुड्स सेंड किया तो डेबिट और गुड्स रिटर्न किया तो क्रेडिट। सर पैसा दिया खर्चे के लिए तो डेबिट और बचा हुआ पैसा वापस किया तो क्रेडिट। समझ में आ गया? यही फॉर्मेट, एकदम बेसिक फॉर्मेट। कुछ नई चीज आएगी तो हम लोग बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा 99% तो यही है। ओपनिंग असेट, क्लोजिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, गुड्स एंड गुड्स रिटर्न, अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच एंड अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच। समझ में आ गया? पक्की चीज है। चलो एक क्वेश्चन देखें जल्दी से, और ये क्वेश्चन को देख के आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है कौन सी चीज कहां जाने वाली है। क्वेश्चन इज, अभी फिलहाल मैं एनईपी वाली टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा हूं, लेकिन चाहे आपकी टेक्स्ट बुक हो ओल्ड सिलेबस की, चाहे एनईपी की, क्वेश्चन सेम है, चैप्टर पूरा सेम। हरि इज हैविंग, ये पेज नंबर 60 पे हरि नाम का प्राणी है। हरि इज हैविंग हिज हेड ऑफिस एट मुंबई एंड ब्रांच ऑफिस एट नासिक। देखो दो लोगों की बात होने वाली, एक हेड ऑफिस की और एक ब्रांच की। तो हरि जो है ना, हरि का जो हेड ऑफिस है वो किधर है? मुंबई में। तो हम लोग हमेशा ब्रांच अकाउंट जब जब बनेगा इन द बुक्स ऑफ क्या बनेगा? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में किसका नाम आएगा? ये बोलो ना रे, मुंबई का नाम आएगा। हरि पर्सन है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हेड ऑफिस। तो मुंबई हेड ऑफिस, मुंबई है ना? ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में हम उसका नाम लिख देंगे, किसका? ये हरि का है। अच्छा ब्रांच का नाम क्या है उसके? ब्रांच किधर है उसका? नासिक में। तो हमारे ब्रांच का नाम क्या बनेगा? नासिक ब्रांच अकाउंट। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं? इन द बुक्स ऑफ एचओ, यानी मुंबई की बुक में नासिक का अकाउंट। किसकी बुक में? मुंबई की बुक में नासिक का अकाउंट। ठीक है, नासिक हमारा ब्रांच है। देखते हैं ब्रांच अकाउंट के लिए डिटेल्स क्या दिया हुआ है। प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट, पढ़कर समझ में आ गया क्या मांगा उसने? ब्रांच अकाउंट मांगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद द ब्रांच। अब आपको दिया हुआ है सबसे पहले डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस एट ब्रांच। ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन, या तो असेट का होगा या तो लायबिलिटी का होगा। देखो नीचे क्या दिया हुआ है? पेटी कैश, स्टॉक एंड डेटर। बताओ ये ओपनिंग असेट है या ओपनिंग लायबिलिटी? सर ये असेट है, तो हम लोग ओपनिंग असेट को यहाँ लिखने वाले हैं। अब इसकी पोस्टिंग करो जल्दी से। सबसे पहले क्या दिया हमने? पेटी कैश। अमाउंट बोलो। 1000। नेक्स्ट स्टॉक
39,500. 39,500. नेक्स्ट Debtors. अमाउंट 21,000. इजी पोस्टिंग पहला स्टेप डन। अगला इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। ए गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, कहीं पे लग रहा है, दिख रहा है कुछ ऐसा? गुड्स सप्लाइड मतलब सेंट टू ब्रांच, मतलब गुड्स ब्रांच को दिया गया। कितने का दिया गया? 3,10,000. 3,10,000। कोई डिफिकल्टी है क्या? No. थोड़े थोड़े वर्ड्स में डिफरेंस आएगा, बट मीनिंग तो वही है, गुड्स सेंट या गुड्स सप्लाइड। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, अमाउंट रेमिटेड बाय दी ब्रांच। बाय दी ब्रांच, अमाउंट रेमिटेड बाय दी ब्रांच, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? सर क्रेडिट वाला, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय रेमिटेंस। अच्छा, रेमिटेंस डायरेक्ट दिया है या इन दोनों के फॉर्म में दिया हुआ है? क्या बोला है सर, अमाउंट रेमिटेंस तो कर रहा हूँ, लेकिन किस पे कर रहा हूँ, कैश सेल्स पे और रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पर। ये मेरा आखिरी स्टेप था, लेकिन मुझे पहले दे दिया। कैश सेल्स कितना है, ये बोलो मैं क्या? 11,3200. 1,13,200। और 2,30,000. 2,30,300। तुम लोग को अगर ये पढ़ने नहीं आया, तुम लोग कमाएंगे कैसा है? वही 11,000 ही कमाएंगे तू। मैंने आधा ही लिखी। हाँ, वेरी गुड। इसका देखिए, टेक्स्ट बुक इज मस्ट। आज मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कल टेक्स्ट बुक होना चाहिए आपके पास, ठीक है? ओके, अच्छा मैंने क्या किया, अमाउंट रेमिटेंस दिया हुआ था, समझा, लेकिन रेमिटेंस में डायरेक्ट अमाउंट नहीं था, उसने खुद बोला कि भाई कैश सेल्स को और कलेक्शन फ्रॉम डेटर को लेके चलो, तो हमने दे दिया उसको, ठीक है? उसके बाद क्या दिया हुआ, देखो, अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच। सर अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच मतलब अभी मैंने पढ़ा है कि सर जब पैसा देंगे खर्चों के लिए, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है टू ब्रांच फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, सैलरी और रेंट। यानी बच्चे ने अपने अब्बा से 3 खर्चे के लिए पैसा मांगा। पहले खर्चे का नाम बताओ। पेटी कैश. तुम लोग ने मांगे पहले पेटी कैश, कितना? 4,000. फिर आपने अब्बा से पैसा मांगे, कितनी? सैलरी. सैलरी मांगी अब्बा से, सीधा कितनी? 12,000. 12,000 मांगी। Rent and taxes. कितना? 3,500. 3,500। 500. ये बात समझ में आ रही है? पक्का, ठीक है? उसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस एट ब्रांच। 3 चीज, पेटी कैश, डेटर, स्टॉक। ये क्लोजिंग बैलेंस मतलब किसका, एसेट्स या लायबिलिटी? सर एसेट्स का। जितने भी एसेट्स ओपनिंग हुए उन सब की क्लोजिंग दी हुई है। क्लोजिंग में पहले किसका दिया हुआ? पेटी कैश. पेटी कैश। कितना है? 950. 950। फिर Debtors. कितना है? 53,000. Stock. अमाउंट 26,500. सम्स खत्म, दैट्स इट, पूरी पोस्टिंग हो गई। तो मैंने जो फॉर्मेट बनाया था वो फिल हुआ कि नहीं? हो गया. एज इट इज फिल हुआ, मतलब हर सम्स में 99 टाइम्स फिल होगा। 1-2 पॉइंट नहीं आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि वहां पे हमको घुमाया जाएगा कि ब्रांच और एचओ के बीच का ट्रांजैक्शन है या किसी और के बीच का ट्रांजैक्शन है। तो मैं पढ़ते पढ़ते आपको, तो इस बार सैम 2 में जितने भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के अंदर मैं सारे कराऊंगा, तो आपको होमवर्क नहीं मिलने वाला। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जो जो सम्स में करवा रहा हूँ एटलीस्ट उसको रिपीट करो। क्या करो? Repeat. खुद से आगे करना चाहते हो करो, लेकिन होल्ड पे रखना। डाउट आएगा तो मैं जब सम्स कराऊंगा तो मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं होमवर्क नहीं देने वाला, आपको एटलीस्ट मुझे रिपीट करना है। क्या करना है? अब इसको फटाक से हम लोग टैली कर लेते हैं। ओके, टैली करने से पहले ध्यान देना, टैली करने से पहले एक छोटा सा वेरिफिकेशन कर लेना, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये open और closing में कुछ. सर वेरिफिकेशन में 2 चीज, पहली चीज सिर्फ चेक कर लेना रेमिटेंस मिला क्या। बच्चे लोग पूरा पैसा लेके भाग गए या वापस दिए? रेमिटेंस आया, रेमिटेंस आया तो वेरिफिकेशन डन। सेकंड चीज, जितने भी एसेट्स ओपनिंग में वो सारे क्लोजिंग में है क्या? 3 एसेट है, पेटी कैश, स्टॉक, डेटर। पेटी कैश, स्टॉक, डेटर तीनों है, वेरिफिकेशन डन। अब आप क्या कर सकते हो? टैली कर सकते हो, ठीक है? तो जल्दी से मुझे ये साइड का प्लस करके बताओ कितना है। और बड़ा वही है, ये छोटा है, तो वो टोटल करो सिर्फ।
3,43,000 43,950 3650 सबका सेम आना चाहिए, कैलसी चला देना रे, सबका सेम आना चाहिए, अलग अलग क्यों आ रहा है? 4,20,3,650 आ रहा है। नहीं 950 सही है, हम लोग का सेम ये तुम लोग रहने दो, हम लोग का सेम आया है, इसका गलत है। सबका सेम आना चाहिए ना रे। सिर्फ इसका गलत आया, मतलब इसने गलत किए। 950 आएगा लास्ट। हाँ 4,23,950 बहुत आती है 4,23,950। अब इसमें से सारे अमाउंट्स को माइनस कर दो। लेस 1,000, 39,500, 21,000, 3,10,000, 4,000, 12,000, 3,500। तो आपको यहाँ बैलेंस आ रहा है 32,950। कितना आ रहा है सबको? चेक करके बताओ, हम सबका आंसर सेम आना चाहिए। आ रहा है, ठीक है। अब जो डेबिट साइड में बैलेंस आया है, ये ब्रांच अकाउंट क्या करता है? इसको ट्रांसफर कर देता है। कहाँ पे ट्रांसफर करता है? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। और डेबिट साइड में आया तो हमको पता ही प्रॉफिट होता है क्या होता है, और वहाँ आता तो ये क्या होता? क्रेडिट। बट जाएगा किधर? प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ में आई? पक्की चीज़ है।